हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए तीसरा पार्ट लेके आया हूं डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो मैंने और डाला हुआ है जिसमें हमने डीबीएमएस का परिचय दिया था, उसके फीचर्स बताए थे और लास्ट वीडियो में मेरी बात हुई थी आर्किटेक्चर के बारे में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप ऑफ डीबीएमएस, यानी हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हायरार्किकल डेटाबेस, दूसरा होता है नेटवर्क डेटाबेस और तीसरा आपका होता है रिलेशनल डेटाबेस और चौथा होगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो 4 प्रकार के डीबीएमएस हैं इनका क्या रोल होता है और एक ग्राफ चित्र के जरिए भी मैंने इन चारों को यहाँ पे दर्शाया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हायरार्किकल डीबीएमएस के बारे में। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इन ए हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर जो हमारे डेटा होते हैं डेटाबेस में उनको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। डेटा इज स्टोर्ड हायरार्किकली टॉप डाउन और बॉटम अप, और यहाँ डेटा जो स्टोर होते हैं वो हायरार्किकली होते हैं, हायरार्किकली फॉर्मेट में होते हैं। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर जो डेटा का रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में होता है। इन हायरार्किकल डीबीएमएस पेरेंट में हैव मेनी चिल्ड्रन, माने यहाँ पेरेंट के बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं पर चिल्ड्रन का केवल एक ही पेरेंट होगा। तो ये हमारा हायरार्किकल डीबीएमएस होता है। अगला जो हमारा आता है वो नेटवर्क मॉडल का होता है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में हमें अनुमति मिलती है कि ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट, माने यहाँ पर जो चाइल्ड है उनके भी एक से अधिक पेरेंट हो सकते हैं। इट हेल्प यू टू एड्रेस द नीड टू मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी इसमें हम लोग एक जटिल रिलेशनशिप बनाने का काम कर सकते हैं। लाइक द ऑर्डर्स और पार्ट्स मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, माने कोई ऑर्डर है तो उसका रिलेशन कई पार्ट से हो सकता है और कई पार्ट्स है तो उसका रिलेशनशिप कई ऑर्डर से हो सकता है, यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का यहाँ पे यूज होता है। इन दिस मॉडल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्राफ, यानी कि पहले वाले में ट्री स्ट्रक्चर बन रहा था पर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे डेटा वो एक ग्राफ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं और इनके सेवरल पाथ होते हैं, माने हम एक जगह से रह के दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे से रह के किसी और को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला वाला जो होता है वहाँ जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट और चाइल्ड का है। चाइल्ड कई हो सकते हैं मगर उनके पेरेंट एक ही होंगे। वही यहाँ नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, कई चाइल्ड होंगे और उनके कई पेरेंट भी होंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में। इसे हम लोग आरडीबीएमएस भी बोलते हैं और ये ज़्यादा यूज में आने वाला डेटाबेस मॉडल है। रिलेशनल डीबीएमएस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डीबीएमएस मॉडल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। तो जो रिलेशनल डेटाबेस होता है ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाला डीबीएमएस का मॉडल होगा क्योंकि ये बहुत ईजी होता है सीखने और प्रयोग में लाने के लिए। This model is based on normalizing data in the rows and columns of the table, माने यहाँ पर जो रो और कॉलम होते हैं टेबल में वो आधारित होते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। रिलेशनल मॉडल के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, हम लोग इसके मदद से रिलेशनल मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली आगे के वीडियोस में हम लोग आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल मॉडल यानी एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्लासेस, और इनका जो स्वरूप तैयार किया जाता है उसके लिए हम लोग क्लासेस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्लासेस बोलते हैं। विच डिस्प्ले डेटा विद इन इट, जिसके अंदर डेटा डिस्प्ले होता है। इट डिफाइंस ए डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में एकत्र करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो स्टोर करते हैं हमारे डेटा मेंबर वैल्यूज को और ऑपरेशन को। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऊप्स के लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, हमारा जावा सबसे स्ट्रांग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, तो वो इसका एक उदाहरण हो आता है। तो ये 4 प्रकार के मॉडल हैं। इनमें पहला वाला जो मॉडल होता है हेरिस्टिकल, ये कह सकते हैं 1 to many के फॉर्म में होगा। एक पेरेंट, बहुत सारे चाइल्ड का केवल एक पेरेंट। ये मेनी टू मेनी में होता है, कई पेरेंट कई चाइल्ड के ऊपर आधारित होता है। ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आधारित होता है, एसक्यूएल इसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये ऊप्स माने जावा वगैरह का इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो डीबीएमएस है और एक फ्लैट फाइल, इनमें डिफरेंस क्या होता है। माने हम लोग डीबीएमएस को क्यों यूज करते हैं भाई, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जैसे पाइथन है, हमारा जावा है, तो उसके पास खुद के फीचर्स होते हैं कि हम लोग फाइल में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद हम लोग जावा और पाइथन में भी डेटा को स्टोर करने के लिए किसी डीबीएमएस का ही प्रयोग करते हैं। क्यों आखिर? तो डीबीएमएस में बेनिफिट ये है कि डेटा अगर आप डीबीएमएस में रख रहे हैं तो मल्टी यूजर एक्सेस होता है, माने एक समय में एक से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, और ये मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके डेटा को बहुत सारे कस्टमर एक ही समय में एक्सेस करेंगे, तो वहाँ आप फ्लैट फाइल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। डिजाइन टू फुलफिल द नीड फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस, माने इसमें छोटा और बड़ा दोनों का काम आता है, और इसमें केवल स्मॉल या लिमिटेड को ही हम यूज कर पाते हैं। इसमें रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी की सुविधा होती है, इसमें है ही नहीं। ये मगर एक्सपेंसिव है, माने डीबीएमएस एक्सपेंसिव है, और ये होता है जो सस्ता होता है। इसके साथ डीबीएमएस के साथ हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर लेते हैं, ये उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि डीबीएमएस बहुत अहम है। अगर आप पाइथन के प्रोग्रामर हैं तो भी आपको डीबीएमएस आना चाहिए, जावा के प्रोग्रामर हैं तो भी आपको डीबीएमएस आना चाहिए, क्योंकि बैकएंड के लिए जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है वो डीबीएमएस होता है। तो कोई सॉफ्टवेयर अगर बनता है तो उसमें 2 प्रकार के बड़े प्रोग्रामर होते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है जो माहिर होता है किसी कंप्यूटर के भाषा में प्रोग्रामिंग करने के लिए, और एक होता है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और वो माहिर होता है डीबीएमएस। तो ये दोनों मिलकर किसी एक बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। अब मैं बात करूंगा डीबीएमएस लैंग्वेजेस के बारे में। तो डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। तो कोई भी यूज करेंगे आप डीबीएमएस के लिए एप्लीकेशन, तो सब में जो डीबीएमएस के लैंग्वेजेस हैं इनका होना अनिवार्य है। तो डीबीएमएस लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू रीड, अपडेट एंड स्टोर डेटा इन ए डेटाबेस, यानी डीबीएमएस लैंग्वेजेस का हम लोग प्रयोग करते हैं डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, सुधार करने के लिए, पढ़ने के लिए। देयर आर सेवरल सच लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए अनेकों लैंग्वेजेस आते हैं जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है, मगर उनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो हमारा एसक्यूएल। तो अगर आप पाइथन में या जावा में GUI एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे और डेटा स्टोरिंग की बात करेंगे तो वहाँ एसक्यूएल का नॉलेज होना अनिवार्य होता है। तो हमारा जो डीबीएमएस लैंग्वेजेस है ये 4 प्रकार का होता है। DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कहीं कहीं आपको ये 3 ही मिलेगा। जो TCL है इसे DML के अंदर ही सम्मिलित कर लिया गया है, पर आज के मॉडर्न
में हमारा जो DBMS का लैंग्वेज है उसकी ये 4 वैरायटी मिलेगी। तो अब हम लोग बारी बारी इन चारों का चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या रोल अदा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, इसे DDL बोला जाता है। तो DDL इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द डेटाबेस स्कीमा, माने हम इसके जरिए जो डेटाबेस तैयार करते हैं उसका पूरा संरचना स्वरूप सब कुछ इसी के मदद से होता है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेबल, हम इससे टेबल बनाते हैं, हम इससे स्कीमा बनाते हैं, इंडेक्सेस बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट वाइज भी दिखाया जा रहा है कि टू क्रिएट द डेटाबेस, माने अगर डेटाबेस आप तैयार करेंगे तो इसी से बनेगा। अगर आपको अपने टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना है तो उसका इसके लिए जो कोडिंग होगी वो DDL की होगी। अगर आपको अपने डेटाबेस को ही पूरा नष्ट कर देना है, ड्रॉप, तो उसके लिए DDL का प्रयोग होगा। अगर टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए इसका यूज होगा। डेटाबेस को रीनेम करने के लिए यूज होगा। ऐसे ये जो सारे पूरे जॉब लिखे हुए हैं ये हमारे DDL के कैटेगरी में आते हैं, जो आगे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे SQL की मदद से। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके जरिए हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, माने उनके ऊपर प्रोसेस करते हैं। ओवरऑल फेचिंग का काम जो होता है, यानी डेटा को रीड करना हो, डेटा को इंसर्ट करना हो, डेटा को अपडेट करना हो, डेटा को डिलीट करना हो। यहाँ डिलीट ऊपर भी आया था पीछे, मगर वो पूरे डेटाबेस को डिलीट करने की बात हो रही थी, यहाँ केवल रोज रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की बात हो रही है। ऐसे ही एक होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे DCL बोलते हैं। तो जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है इससे हम लोग परमिशंस वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं। इसके लिए ग्रांट और रिवोक 2 कमांड्स आते हैं। तो अगर आपने डेटाबेस बनाया है, बहुत सारे उसमें टेबल्स हैं, तो अगर उसे कई यूजर यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हमारा ये यूजर केवल डेटा देख पाएगा, ये यूजर डेटा को देख और इंसर्ट भी कर पाएगा, तो उसके लिए ग्रांट का यूज किया जाता है और रिवोक से उसे हटाया जाता है। आगे स्कूल में देखा जाएगा। फिर उसके बाद में एक आता है TCL, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। हालांकि ये DML में कुछ पीछे इंक्लूड था। तो इसके अंतर्गत 2 कमांड आते हैं, कमिट और एक रोल बैक। कमिट का रोल ये होता है कि अगर हमने टेबल के अंदर कोई बदलाव किया है तो बेसिकली वो बदलाव रैम में होता है, और अगर आप कमिट कर देते हैं तो वो परमानेंट हमारे हार्ड डिस्क में हो आता है। और रोल बैक का मतलब हम उसे रिवर्ट करना चाहते हैं, अनडू जस्ट लाइक हो आता है। तो ये हमारे 4 लैंग्वेज हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा, और धीरे धीरे हम लोग अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स को ख़त्म करते हुए SQL पे पहुँचेंगे। पर कुछ थोड़ी चीज़ें और हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद में SQL की कोडिंग लिखी जाएगी। थैंक यू।